नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रेट। पहाड़ समाचार में आपका स्वागत करती हूं और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के साथ। देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक और बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है देहरादून में, जहां पर धामी कैबिनेट की बैठक हुई। तो देहरादून में धामी कैबिनेट की बैठक और बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा हुई। तो बैठक में कई अहम प्रस्ताव पर चर्चा हुई है। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी भी मिली है। तो कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी मिली है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, कैबिनेट की बैठक और क्या कुछ खास रहा? देखिए, आज की मंत्रिमंडल की बैठक में 4 प्रस्ताव आए थे, चारों को मंजूरी दे दी गई है। और न्यूज स्टेट ने अपने दर्शकों को सुबह ही बता दिया था कि आज मानसून सत्र को लेकर के कोई फैसला हो सकता है। तो सबसे बड़ी खबर आज कैबिनेट की यही थी कि मानसून सत्र को मंजूरी मिल गई है। मानसून सत्र विधानसभा का आयोजित किया जाएगा, लेकिन ये मानसून सत्र कहाँ होगा और कब होगा, उसका समय और तारीख और स्थान, वो सब कुछ पूरे मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अधिकृत कर दिया गया है कि आप ही इसको तय करेंगे। यानी मुख्यमंत्री अधिकृत हो गए हैं कैबिनेट की तरफ से कि मानसून सत्र देहरादून में कराया जाए या गैरसैंण में, कौन सी तारीख से कराया जाए, कब कराया जाए, कितने दिन का कराया जाए। तो इसके लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया है। एक ये बड़ी खबर थी। दूसरा, उत्तराखंड विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 को भी मंजूरी मिल गई है। अब जितने भी टीचर्स के तबादले होंगे वो सब ऑनलाइन होंगे और सबको ऑनलाइन आवेदन करने पड़ेंगे। ये एक नई नियमावली है जिसके तहत ट्रांसफ़र की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने का काम कैबिनेट ने किया है। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण तृतीय जो तीसरा चरण है, इसके लिए पंचायती राज विभाग को अधिकृत कर दिया गया है। वही इसकी निगरानी करेगा, वही इसका क्रियान्वयन करेगा। तो इसको एक साथ अधिकृत करने के साथ ही पंचायती राज विभाग इसको देखेगा, वही अनुश्रवण करेगा, वही उसका क्रियान्वयन करेगा, वही सब कुछ करेगा। तो तीसरा चरण पंचायती राज विभाग को दे दिया गया है। और इसके अलावा एक और जो अभी पिछले दिनों जो ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो एक एकल सदस्य समिति उप समिति बनी थी कैबिनेट की, उसकी जो रिपोर्ट थी उसका भी संज्ञान आज कैबिनेट ने ले लिया है। उस पर भी विचार विमर्श के बाद उसको भी मंजूर कर लिया गया है। तो ये 4 प्रस्ताव आज कुल मिलाकर यहाँ पर आए थे। और इसी के साथ साथ ही स्वच्छ भारत मिशन तृतीय के लिए भी यहाँ पर जो एक पंचायती राज जो विभाग है उसको अधिकृत कर दिया गया है। और ये 4 ही लोग थे और एकल सदस्य आयोग की जो रिपोर्ट थी उसको भी आज संज्ञान कैबिनेट ने ले लिया है। 4 निर्णयों में सबसे महत्वपूर्ण निर्णय मानसून सत्र आहूत कराए जाने का है। और मानसून सत्र कहाँ होगा, कब होगा, कितने दिन का होगा, ये मुख्यमंत्री तय करेंगे। जी बिल्कुल, देखिए ये 4 जो प्रस्ताव थे उनके बारे में विस्तार पूर्वक तरीके से आपने बताया, लेकिन पहले बिंदु पर हम आते हैं और गैरसैंण को लेकर बात करते हैं। क्यों इस तरीके की जो चीजें हैं वो दिखाई दे रही है कि जो मानसून सत्र है इसको लेकर एक संशय या फिर एक तरीके की असमंजस की स्थिति वो गैरसैंण में होगा या फिर देहरादून में? देखिए, आपको याद होगा कि पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से गैरसैंण में कुछ सत्र नहीं हो पाया है। इसको लेकर के विपक्षी दल जो हैं वो लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं और सरकार को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। बाकी जो यहाँ के आंदोलनकारी जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो गैरसैंण में सत्र किए जाने के हिमायती हैं, जो चाहते हैं कि गैरसैंण में सरकार आए और बैठे और काम करे। चूँकि अभी तक आपने देखा होगा ग्रीष्मकालीन राजधानी उसको घोषित किया था तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, लेकिन उसके बाद सरकार ने एक भी दिन गैरसैंण में बैठकर कोई कामकाज नहीं किया। मतलब वो नाम की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहेगी, केवल कागजों में। तो और सत्र हुए भी इस बार तकरीबन 1-1.5 साल 2 साल के आसपास हो गया है। और सत्र नहीं होना ये भी एक बताता है कि गैरसैंण के प्रति जो सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। विपक्ष लगातार इस बात की आवाज़ उठा रहा है, लोग उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है आज मंत्रिमंडल ने कि आप इसका स्थान और तारीख तय करिए, तो मुझे लगता है कि ये सत्र इस बार का गैरसैंण होने जा रहा है और जो जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकता है। जी बिल्कुल। और नहीं हो पाया है। इसको लेकर के विपक्षी दल जो हैं वो लगातार आवाज़ भी उठा रहे हैं और सरकार को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। बाकी जो यहाँ के आंदोलनकारी जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो गैरसैंण में सत्र किए जाने के हिमायती हैं, जो चाहते हैं कि गैरसैंण में सरकार आए और बैठे और काम करे। चूँकि अभी तक आपने देखा होगा ग्रीष्मकालीन राजधानी उसको घोषित किया था तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, लेकिन उसके बाद सरकार ने एक भी दिन गैरसैंण में बैठकर कोई कामकाज नहीं किया। मतलब वो नाम की ग्रीष्मकालीन राजधानी रहेगी, केवल कागजों में।
तो और सत्र हुए भी इस बार तकरीबन 1-1.5 साल 2 साल के आसपास हो गया है, और सत्र नहीं होना ये भी एक बताता है कि गैरसैंण के प्रति जो सरकार को जो करना चाहिए वो नहीं कर रही है। विपक्ष लगातार इस बात की आवाज़ उठा रहा है, लोग उठा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है आज मंत्रिमंडल ने कि आप इसका स्थान और तारीख तय करिए, तो मुझे लगता है कि ये सत्र इस बार का गैरसैंण होने जा रहा है और जो जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में हो सकता है। जी बिल्कुल। और देखिए, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने के लिए काफी ज्यादा लोगों की ओर से प्रदर्शन किए जाते हैं, या यूं कहीं कि लोगों की तरफ से काफी ज्यादा मेहनत की गई वहां के जनप्रतिनिधियों की ओर से, उसके बाद यहां पर सत्र न होना कई सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, अब चूंकि चीज़ें बदल रही हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं उनका भी इंटरेस्ट लगातार गैरसैंण में खत्म होता जा रहा है। जब भी वहाँ सत्र चलता है तो 4 या 5 दिन का सत्र जब होता है तो दूसरे तीसरे दिन लोग वहाँ से सबसे पहले मूव करने वालों में, प्रस्थान करने वालों में जनप्रतिनिधि होते हैं। एक बार तो वहाँ पर कोरम से भी कम संख्या विधानसभा में रह गई थी। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब ये केवल एक इशू, जो पॉलिटिकल इशू रह गया है, जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता वहाँ लोकल जो 2-3 विधानसभाएँ हैं उनकी हो सकती है, बाकी किसी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह गया है। तो इसीलिए गैरसैंण को लेकर के सरकार ने अब ये तय किया है कि अगला सत्र जो है गैरसैंण में कराया जाए। बहुत लंबा फासला ग्रीष्मकालीन राजधानी में गए सरकार को हो गया है कि वहाँ 26 जनवरी 2 अक्टूबर या राज्य स्थापना दिवस पर ध्वजारोहण होता है और इसके अलावा वहाँ पर सत्र चलता है। सत्र भी इस बार मैंने बताया कि लंबा अरसा हो गया है कि गैरसैंण में सत्र भी नहीं कराया जा सका। लंबा अरसा हो गया, और इसलिए ये मांग यहाँ पर तेजी से उठती दिखाई दे रही थी। अजीत, अब दूसरा सवाल, जिससे कि आपने बताया कि शिक्षक सेवा नियमावली में जो ऑनलाइन तरीके से अब तमाम चीजें रहने वाली, उनको लेकर मैं पूछना चाहूंगी कि इसकी जरूरत यहाँ पर क्यों महसूस हो रही है? हालांकि हम जानते हैं कि आधुनिकता के साथ जुड़ना कहीं ना कहीं परिवर्तन की भी एक मांग है और साथ ही साथ समय की भी जरूरत है, लेकिन क्या कुछ ऐसे मामले सामने आए थे जहां पर पारदर्शिता की कमी देखी गई थी? देखिए, जो शिक्षा विभाग है वो कर्मचारियों के लिहाज से इस राज्य का सबसे बड़ा विभाग है। यहाँ पर 65,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी हैं, या जो शिक्षक हैं, अधिकारियों की बात छोड़िए। तो जो सबसे बड़ा विभाग होता है उसी को एक अग्रणी तौर पर रखा जाता है सरकार के दौरान, सरकार के लिहाज से, सरकार के दृष्टिकोण से। क्योंकि 65,000 कार्मिक जिस विभाग में, छोटा राज्य है जहाँ पर काम करते हो, तो वो एक बड़ा विभाग माना जाता है। तो उसको ट्रांसपेरेंसी के लिए, उसकी नियमितकरण के लिए, उसका जो रेगुलर एक ट्रांसफ़र पॉलिसी है उसके लिए, तो वो जो एक नीति आज लेकर के आए हैं 2025 की, तो उसमें ये ट्रांसपेरेंसी होगी कि आप ऑनलाइन ही इस बार अपना आवेदन करेंगे। हालांकि इस बार का ट्रांसफ़र सीजन निकलने ही वाला है, लेकिन इस बार ये कितनी लागू होती है कितनी नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण विषय है और एक ये महत्वपूर्ण विभाग है, और जहाँ सबसे ज़्यादा कर्मचारियों की संख्या है। जी बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो कुल मिलाकर देखिए, अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो एक तरीके से उदाहरण के तौर पर ये शिक्षा विभाग जो है पारदर्शिता को लेकर जनता में एक संदेश के तौर पर भी रहने वाला है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।